हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं जीओसी के सभी पीवाईक्यूज जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे, राइट। एंड हर बार की तरह आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट निकलवाना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद ही हम आकर हमारे इस वीडियो सोल्यूशन को देखना है ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। चलिए जनाब, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 2022, 2023 एंड 2024 के सभी पीवाईक्यूज इस चैनल पर अपलोड कराए जाएंगे। काफ़ी कुछ हो चुका है एंड आगे आने वाले वक्त में बाकी चीज़ें भी अपलोड कर दी जाएंगी, राइट। जनाब, इस चैनल का क्वालिटी कंटेंट का अगर आपको मजा लेना है, फ़ायदा उठाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, राइट, ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। सब्सक्राइब की जनाब स्पेलिंग क्या होती है, चलिए लिख देते हैं सब्सक्राइब, राइट। जनाब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, ओके। फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन द गिवन कंपाउंड इज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोले तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी बहुत ज़्यादा हो, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन चाहेगा भी। यहाँ पर देखिए ये कंपाउंड हमारे पास है एंड यहाँ पर हमको पता करना है ऐसा कौन सा है जिसके पास मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी है जिसके पास। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे ये वाला कार्बन है एंड एक ये वाला कार्बन है और जनाब ये वाला कार्बन है। ये तीन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्योंकि यही तीनों है मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर कार्बन है, ऑब्वियसली है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। पूरी दुनिया को पता है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, वो सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। दैट मीन्स कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, राइट। एंड यही जनाब यहाँ पर भी होने वाला है। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड की वजह से हो जाएगा, यहाँ पर भी जनाब यही होने वाला है। देखिए कार्बन एंड नाइट्रोजन का बॉन्ड इस तरीके से होगा, ओपन करेंगे जब आप इसको, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की, राइट। एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी होने वाला है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। सिंपल है जनाब। यहाँ पर यही तीन होने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी कि ये तीनों कार्बन ऐसे हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये पूछा गया है आपसे, करेक्ट आंसर, राइट। तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे एंड आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। जनाब तबीयत थोड़ी सी नासाज है आज, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो हमारे पास ये 3 कार्बोकटायन है एंड हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है, ओके। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जनाब ये रहा हमारा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकटायंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो ऑब्वियसली जनाब ये 3 कंपाउंड आपके पास दिए हुए हैं एंड आपको स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सिंपल सी बात है। देखिए ए को देखिए, ए में क्या होने वाला है, यहाँ पे जनाब लगेगा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, राइट। 4 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। सिंपल। यहाँ पर देखिए ये वाला बगल वाले कार्बन का जनाब ये वाला हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये वाला भी हो जाएगा अल्फा कार्बन। एंड अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सभी अल्फा हाइड्रोजन में काउंट होते हैं। सिंपल है। चलिए जनाब ए में हम लिख देते हैं हाइपर कंजुगेशन, राइट। शॉर्ट में हम लिखते हैं हाइपर कंजुगेशन एंड यहाँ पर क्या है 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। आगे आइए, बाकी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। बी में जनाब क्या है, ऑक्सीजन पर तो होने वाले हैं लोन पेयर, राइट, सभी को पता है। एंड जनाब यहाँ पर हो जाएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस काफ़ी खास चीज़ है जनाब, जहाँ पर रेजोनेंस आ जाएगा वहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाने वाली है, ओके। चलिए आगे आइए, सी को देखिए, यहाँ पर भी जनाब हाइपर कंजुगेशन लगने वाला है, यानी कि यहाँ पर भी 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 1 2 यहाँ पर हो जाएंगे एंड 2 यहाँ पर हो जाएंगे, राइट। और यहाँ पर जो ए वाले कंपाउंड से डिफरेंट है वो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, राइट, ऑक्सीजन भी है, यानी कि 4 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर होने वाला है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हाइपर कंजुगेशन की वजह से तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बट ऑक्सीजन की वजह से जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कर रहा है, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, इस कंपाउंड को डिस्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। अगर हम बात करें ए और सी की, ए में 4 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 अल्फा हाइड्रोजन, बट सी वाले में
माइनस आई इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कि स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो डेफिनेटली ए वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने वाली है इन कंपेरिजन टू सी। अब बात करें बी की, जहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, दैट मीन्स बी की स्टेबिलिटी इन दोनों से ज़्यादा होने वाली है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑर्डर। देखिए कहाँ पर मैच हो रहा है, ए सी बी गलत हो जाएगा, सी बी ए गलत, ए बी सी गलत, सी ए बी गलत, चारों गलत, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमने एक्सप्लेनेशन में कोई गलती की है? नहीं, यहाँ पर तो हाइपर कंजुगेशन 4 अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस ओके, ये वाला भी सही है एंड यहाँ पर ऑब्वियसली जनाब माइनस आई इफेक्ट की वजह से डिस्टेबलाइज ही तो होने वाला है। बी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी एंड देन ए देन सी ओके। तो हमने आंसर में क्या लिखा है ये हम एक बार देखना चाहेंगे। हाँ रही जनाब हमारी आंसर की, ये रही आंसर की क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए ऑप्शन हमने फिलहाल के लिए मार्क करके रखा हुआ है, या तो फिर हमने आंसर मार्क किया है या फिर ऑब्वियसली जनाब यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जो आपने लिखा है ए, इसको सही कर लेना, ए वाला ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा जो भी पीडीएफ मिले, क्योंकि जनाब यही करेक्ट आंसर होने वाला है, बी ए सी ही करेक्ट ऑर्डर होगा। एक्सप्लेनेशन में कोई भी समस्या नहीं है, बी ए सी यहाँ पर लिख लेना एंड देन इसको टिक कर लेना, सिंपल बी ए सी यही करेक्ट ऑर्डर होने वाला है, एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े जनाब, यस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 24 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। 0.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको दे दिया गया है, was subjected to estimation of nitrogen by Dumas method, in which volume of N2 evolved at STP was found to be 22.400 ml. That's great. The percentage of nitrogen in the compound is। ऐसा क्वेश्चन जनाब हमने अपने रिवीजन वीडियो में करा रखा है, आपको विश्वास नहीं तो जाइए प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिलहाल हम POC लिखते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने एक वीडियो बना रखा है, 1 घंटे का है, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। ड्यूमास मेथड, जेल्डाल्स मेथड, केरियस मेथड, ये सभी चीज़ें हमने कवर की हुई हैं। कुछ टेस्ट भी हमने बता रखे हैं, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सारी चीज़ें कवर की गई हैं। जनाब उस वीडियो को देखना मस्ट है आपके लिए। अगर आपने वो वीडियो देखा होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट भी काफ़ी ज़्यादा होता। चलिए क्या पूछा गया है हमसे, वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हम यहाँ पर वो सीखने का प्रयास करेंगे। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए क्या करना होगा, ऑब्वियसली जनाब वेट ऑफ नाइट्रोजन करना पड़ेगा एंड आपसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको करना पड़ेगा। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, ये फार्मूला आपको लगाना है। अब देखिए आपके पास क्या दिया गया है एंड आपको क्या पता करना है। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, तो आपको पता करना है वेट ऑफ नाइट्रोजन। कैसे पता करेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन हम कैसे पता कर सकते हैं, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट से, सिंपल है। मास ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करेंगे, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही है, बाकी नहीं पता है तो देखिए दिया भी गया है आपको मॉलिक्यूलर मास, ऑब्वियसली पता भी होता है सबको। तो मोल्स कैसे पता करेंगे, मोल्स के लिए हमें क्या करना होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट। वेट अपॉन सॉरी क्या बोल दिया हमने, मास ऑफ नाइट्रोजन के लिए मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट करना पड़ेगा, ओके दैट्स इट, राइट। तो मोल्स के लिए आपने कई फॉर्मूले पढ़े होंगे, देखिए एक तो फॉर्मूला होता है मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वो फॉर्मूला यहाँ पर चलेगा नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम वॉल्यूम दिया गया है, राइट। तो वॉल्यूम का भी एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वॉल्यूम, जो आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया जाएगा, वॉल्यूम एंड नीचे होता है 22.4, ये आपको डायरेक्टली दे दिया जाता है 22.4, क्योंकि जनाब 22.4 ही होता है वॉल्यूम एट एसटीपी। 22.4 लीटर भी कर लो आगे एंड ये वाला वॉल्यूम भी आपको लीटर में ही रखना होगा, सिंपल है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स के लिए हम करने वाले हैं, देखिए कहाँ पर दिया हुआ है 22.400 ml, इसको ऑब्वियसली 22.4 लीटर भी लिखा जा सकता है, सिंपल है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम एट एसटीपी भी दिया गया है, मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, राइट, 22.4 ये भी है, तो बहुत ही आसान हो गया। इनटू मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 28, राइट, एंड ये जो सॉल्व करके आने वाला है, ये आने वाला है जनाब 28 ग्राम्स मास ऑफ N2। वापस से जनाब इस इक्वेशन का यूज करेंगे एंड फटाफट से हम इसको सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन में आप कुछ भी बचा नहीं है। इस वाले फॉर्मूले को हमें यूज करना है, ऊपर क्या लिखा हुआ है वेट ऑफ नाइट्रोजन, नीचे है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंटू 100 कर देंगे, 28 डिवाइडेड बाई 0.2 ग्राम, राइट, 0.2 इंटू 100 करना होगा,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब एक जीरो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर जीरो लगा देते हैं और ऐसे कर देते हैं, राइट। कुछ भी गलत, क्या हमने कुछ भी गलत किया है? नहीं जनाब, कुछ भी गलत नहीं किया है। ओके, एंड जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आने वाला है 14 इंटू 10⁻3, 10⁻3। एंड ऑब्वियसली आप सभी को पता है ये जो आया है वो ग्राम में आया है, जब आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो एट द एंड 14 ही बचने वाला है, 14% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन आसान है अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो जनाब फंस के रह जाएंगे। पीओसी हम वाले इस वीडियो को हमारे देखिए, काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं एंड इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ें जनाब। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 4, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। फिनॉल दिया गया है, उसकी रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। गिव्स टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। विच प्रोडक्ट विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज स्केल प्रिपरेशन। तो जनाब ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को एक साथ लाने की कोशिश करी गई है। पहले तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए। फिनॉल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ तो क्या बनने वाला है? ध्यान से देखिए, डाइल्यूट HNO3, ऑब्वियसली HNO3 को ही हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जनाब यहाँ पर बनने वाला है NO2 पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर NO2 एक बार ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे हम एंड एक बार जनाब लगाने वाले हैं पैरा पोजीशन पर, राइट। इस तरीके से यहाँ पर भी जनाब NO2 हो जाने वाला है। सीन थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है बट आई होप आप मैनेज कर पाएंगे। तो NO2 करते हैं, यहाँ पर भी NO2। ये रहा जनाब आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये रहा पैरा नाइट्रोफिनॉल। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होने वाला है? पैरा का। पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि जनाब यहाँ पर होने वाली है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑर्थो के केस में होने वाली है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पेन चेंज करते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। कहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, राइट। एंड आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ज़्यादा होने वाला है। गॉट इट। यहाँ पर हम लिखते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। चलिए फिलहाल हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने वाली है ऑर्थो प्रोडक्ट में एंड पैरा प्रोडक्ट में होने वाली है इंटर। इंट्रा का मतलब होता है जनाब खुद में ही एंड इंटर का मतलब होता है दूसरे लोगों के साथ, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने वाला है, राइट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और साथ में अब हमसे पूछा गया है इन दोनों को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा। देखिए जनाब, प्योरीफिकेशन वाले हमारे इस वीडियो को प्रेफर करिए। हमने दो वीडियो बनाए हुए हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एंड शायद ही आपको इनमें से कुछ भी इससे बेहतर आपको कहीं भी मिल जाए, क्योंकि हमने शॉर्ट क्रिस्प एंड कॉन्साइज कंटेंट पे फोकस किया है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, बाद में कुछ पीवाईक्यूज भी कराए हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाएं, राइट। तो हमारे प्योरीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड पीओसी वाले दोनों वीडियोस को प्रेफर करिए। ये सभी क्वेश्चन चुटकियों में जना सॉल्व होने वाले हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। एंड यहाँ पर देखिए क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन, ये चार तरीके आपको दिए गए हैं। इनमें से बताइए कौन सा यूज करना पड़ेगा इसको सेपरेट करने के लिए। तो जनाब इसका करेक्ट आंसर होने वाला है स्टीम डिस्टिलेशन। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो होता है स्टीम वोलाटाइल। ऑर्थो प्रोडक्ट होता है स्टीम वोलाटाइल एंड ये स्टीम वोलाटाइल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली जो स्टीम वोलाटाइल है वो बहुत जल्दी अलग हो जाने वाला है। तो डेफिनेटली हम स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से ही इन दोनों को अलग कर पाएंगे। सिंपल है, आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है जनाब, प्रैक्टिस जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज हम तभी करते हैं जब दो में से कोई एक प्रोडक्ट स्टीम वोलाटाइल हो, जो कि यहाँ पर है, राइट। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये स्टीम वोलाटाइल होता है। तो डेफिनेटली हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ें। यस, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ओके, हमारे पास चार स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। विच वन इज हैविंग स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विद मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल। बेसिकली ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली। देखिए चारों आपने देख लिए हैं एंड आपको साथ में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तीन तरह का कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड एंड स्क्यू कॉन्फ़िगरेशन। को हटाइए, यस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है जनाब। स्टैगर्ड लिखते हैं हम सबसे पहले। स्टैगर्ड में क्या आता है? चलिए थोड़ा सा पहले ऐसे लिख देते हैं, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड
एंड स्क्यू कन्फर्मर्स, राइट। ये 3 तरीके के कन्फर्मेशन, ओके दैट्स इट। स्टैगर्ड में क्या होने वाला है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल जहाँ पर होगा उसी को हम बोलते हैं स्टैगर्ड। डाइहेड्रल एंगल अभी क्लियर नहीं है तो रुकिए, हो जाएगा। इक्लिप्स्ड के केस में जनाब क्या होता है, 0 सॉरी यहाँ पर 60 होने वाला है, 60 एंड यहाँ पर होता है 0, 120 डिग्री, 240 एंड 360, राइट। ये 4 एंगल होते हैं इक्लिप्स्ड में। अब बात करें अगर हम स्क्यू कन्फर्मेशन की, तो स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड के अलावा जो भी होता है, स्टैगर्ड के ये 2 हो गए, इक्लिप्स्ड के ये 4 हो गए, इन 6 के अलावा जो कुछ भी अदर एंगल होगा वो सभी स्क्यू कन्फर्मेशन में काउंट होने वाले हैं, राइट, एक्सेप्ट स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, सारे ही स्क्यू कन्फर्मेशन में काउंट होने वाले हैं। ठीक है, हो गया। अब बात करें हम डाइहेड्रल एंगल की। डाइहेड्रल एंगल क्या होता है जनाब, डाइहेड्रल एंगल होता है एंगल बिटवीन 2 ग्रुप्स, यानी कि यहाँ पर CH3 की बात करें, यानी कि यहाँ पर जो CH3 के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम बोलने वाले हैं डाइहेड्रल एंगल, राइट। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन क्या होगा जनाब यहाँ पर, CH3, यहाँ पर हम CH3 ग्रुप लिख देते हैं फिलहाल के लिए। ओके, ये क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व होते जाएंगे। स्टैगर्ड का ये 2 हैं तो हमें स्टैगर्ड ही फाइंड आउट करने हैं, बाकी आपको ये सारी चीज़ें भी याद होनी चाहिए। 60 डिग्री एंड 180 डिग्री तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल, तो देखिए यहाँ पर तो जनाब 60 है, यस ये स्टैगर्ड तो है बट 60 डिग्री एंगल है, ओके। आगे आइए, यहाँ पर तो जनाब 120 डिग्री है, 120 डिग्री डेट मीन्स ये वाला हो जाने वाला है इक्लिप्स्ड, तो हमको तो स्टैगर्ड फाइंड आउट करना है तो उसको क्रॉस कर देंगे। आगे आइए, यहाँ पर जनाब है स्टैगर्ड भी है एंड मैक्सिमम एंगल यानी कि 180 डिग्री भी है। ये देखिए CH3 यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है, 180 डिग्री का इस तरीके से हो जाएगा एंड यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। स्टैगर्ड में 2 ऑप्शन होते हैं, 60 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो ऑब्वियसली 180 डिग्री ही मैक्सिमम डाइहेड्रल एंगल होने वाला है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, स्टैगर्ड में क्या क्या पॉसिबल है, इक्लिप्स्ड में क्या क्या पॉसिबल है एंड इसकी कन्फर्मेशन में इन 6 के अलावा सारे पॉसिबल होते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ें, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 25 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। आगे आइए, द IUPAC नेम ऑफ इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा, यानी कि जनाब ये है कॉमन नेम, कॉमन नेम की हेल्प से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देन उस स्ट्रक्चर की IUPAC नेमिंग करनी है। इथाइलिडीन यानी कि जनाब 2 क्लोराइड होने वाले हैं, सॉरी 2 कार्बन एंड 2 क्लोराइड होने वाले हैं, तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों क्लोरीन हो जाएंगे इस तरीके से, राइट। एक कार्बन ये हो जाएगा, एक कार्बन आपका ये हो जाने वाला है, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, सिंपल है। इथाइलिडीन क्लोराइड ये है आपका स्ट्रक्चर। आपको अगर कॉमन नेम याद है तो आसानी रहेगी, अगर कॉमन नेम याद नहीं है तो दिक्कतें होने वाली है, राइट। इस तरीके से नंबरिंग होगी 1 एंड 2। अब ऑब्वियसली आप आसानी से काउंट कर पाएंगे। 1 डाई क्लोरो, IUPAC नेमिंग तो जनाब आती ही होगी, अगर नहीं आती जनाब प्रैक्टिस करिए, IUPAC नेमिंग के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, फ्री फोकट के नंबर मिलते हैं IUPAC नेमिंग के। 1 डाई क्लोरो और क्या है जनाब 2 कार्बन है तो ऑब्वियसली इथाइलिन इथेन होने वाला है, राइट। यानी कि जो करेक्ट नेम होने वाला है वो होगा 1 डाई क्लोरो, 1 डाई क्लोरो इथेन, यस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 1 क्लोरो इथेन नहीं जनाब, 2 क्लोरीन होने वाले हैं, 1 क्लोरो इथाइन, इथाइन नहीं होगा, 1 डाई क्लोरो इथेन, ऑब्वियसली 1 नहीं जनाब, एक ही कार्बन से दोनों क्लोरीन को जोड़ना है तो 1 डाई क्लोरो होने वाला है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था, ओके दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6 जनाब हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, बाकी आप कॉमन नेम अगर याद कर लेंगे तो दिक्कतें नहीं होने वाली। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, एंड यस हियर इट इज असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट जनाब होते हैं। असर्शन को पढ़िए, रीजन को पढ़िए एंड करेक्ट आंसर को मार्क करिए। द मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन, मिक्सचर में क्या है, बेंजोइक एसिड है एंड नेफ्थलीन है। द प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड आउट बाय द यूज ऑफ बेंजीन, तो क्या जनाब होगा इसका, रीजन पढ़िए। बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ओके। तो जनाब एक बार फिर से असर्शन को समझने का प्रयास करते हैं, दोबारा से पढ़िए, पेन लेकर आते हैं। यस, अ मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन, ओके। मिक्सचर में आपके पास क्या है, बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन। द प्योर बेंजोइक एसिड कैन बी सेपरेटेड बाय द यूज ऑफ बेंजीन, तो जनाब ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जनाब ये दोनों जो हैं यानी कि बेंजोइक एसिड एंड नेफ्थलीन ये दोनों ही सॉल्युबल होते हैं
इन बेंजीन। बेंजीन में दोनों ही सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जैसे ही आप बेंजीन लेकर आएंगे ये दोनों ही बेंजीन में डिसॉल्व हो जाने वाले हैं एंड फर्दर आप इनको अलग नहीं कर सकते। तो एसर्शन तो हो जाएगा गलत, क्योंकि एसर्शन जनाब ये कह रहा है कि प्योर बेंजोइक एसिड को अलग किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ बेंजीन। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनाब डिसॉल्व हो जाएगा बेंजीन, सॉरी बेंजोइक एसिड बेंजीन में। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इनको अलग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को क्रैक करने के साथ साथ आपको और भी कॉन्सेप्ट आने चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो जनाब इनको अलग कैसे करेंगे। मिक्सचर कंटेन्स बेंजोइक एसिड एंड नेसेलिन। बेंजोइक एसिड है एंड नेसेलिन है, इसको हम अलग कर पाएंगे हॉट वाटर की हेल्प से। कैसे कर पाएंगे? हॉट वाटर में जनाब बेंजोइक एसिड होता है सॉल्युबल। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हॉट वाटर की, ना कि जनाब बेंजीन की। बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में होता है सॉल्युबल एंड नेफ्थलीन होता है इनसॉल्युबल। बस इसी की वजह से जनाब हम अलग कर पाएंगे। तो ये वाला तो हो जाएगा सॉल्युबल, ये हो जाएगा इनसॉल्युबल। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करने वाले हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज हम करेंगे एंड इन दोनों को हम आसानी से सेपरेट कर पाएंगे। ये हो गई आपके लिए एडिशनल नॉलेज। ठीक है, बाकी रीजन पर आइए। बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन वाटर, तो ऑब्वियसली अभी अभी हमने आपको बताया कि बेंजोइक एसिड हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। तो रीजन तो सही हो जाएगा, बट असर्शन गलत हो चुका है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को करिए। 26 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 इन लेसेंस टेस्ट। ओके, लेसेंस टेस्ट, जैसा कि हमने आपसे कहा कि पीओसी वाली वीडियो को आप जरूर देखिए, काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं। इन लेसेंस टेस्ट ये भी जनाब वहीं से सॉल्व हो जाएगा। व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड। ओके, देखते हैं। इफ बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड देन द एक्सेस ऑफ सोडियम used in sodium fusion will decompose the sodium thiocyanate to give NaCN and Na2S। तो बिल्कुल सही है जनाब। सोडियम थायोसाइनेट क्या होता है? NaSCN, इसी को हम बोलते हैं सोडियम थायोसाइनेट एंड इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम के साथ। राइट जनाब, क्या बनने वाला है? NaCN बनने वाला है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड साथ में ये भी बनने वाला है Na2S। इसको फिलहाल हम बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। Na2S के बजाय आपको Sl2 नेगेटिव भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पॉजिटिव लेकर जाएंगे एंड यहाँ पर 2 नेगेटिव छोड़ देंगे, दैट इज S2 नेगेटिव। फिलहाल हम इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड एंड ये क्या है? सोडियम थायोसाइनेट। देखिए पढ़िए स्टेटमेंट 1 इन लेसेंस टेस्ट, ये जनाब ऑब्वियसली लेसेंस टेस्ट है। एंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, जनाब ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया सल्फर। sodium thiocyanate is formed। Okay, sodium thiocyanate is formed if both nitrogen and sulfur are present in an organic compound, then the excess of sodium used in sodium fusion will decompose the sodium thiocyanate formed to give NaCN and Na2S। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा एंड स्टेटमेंट 1 तो जनाब हो जाएगा गलत। राइट, तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाना चाहिए, पूरी रिएक्शन क्लियर होनी चाहिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास क्या है? सोडियम थायोसाइनेट। अगर उसकी रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस सोडियम के साथ, तो जनाब ये ऑब्वियसली एक्सेस में ही होगा। तो क्या बनता है? ओके, सोडियम थायोसाइनेट फॉर्म्ड टू गिव NaCN, ऑब्वियसली NaCN देगा एंड Na2S भी देगा। तो स्टेटमेंट 2 तो सही हो जाएगा एंड ऑब्वियसली स्टेटमेंट 1 भी सही है। राइट, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। इन लेसेंस टेस्ट में बाकी आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो पीओसी वाले वीडियो को प्रीफर करिए, वहाँ पर सब कुछ बताया गया है, आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है एंड लास्ट में PYQs भी कराए गए हैं। सिंपल है, ठीक है। व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म्ड, तो ऑब्वियसली तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यहाँ पर व्हेन बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट, अगर नाइट्रोजन एंड सल्फर दोनों हैं तो ऑब्वियसली सोडियम थायोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। जस्ट अ सेकेंड। यस, कंपाउंड पी ऑन नाइट्रेशन, कोई कंपाउंड पी है जिसको हम नाइट्रेशन पे लगाते हैं विद डाइल्यूट HNO3 यील्ड्स 2 आइसोमर्स। ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं, अभी बताते हैं कैसे। दीज आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। याद आया? वहाँ पर जो आपसे पूछा गया था वही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है, बाकी आगे पढ़िए। आइसोमर्स ए एंड बी सोच द इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पेक्टिवली। तो अभी तक रिकॉल नहीं हुआ है तो जीवन में समस्या है, रिकॉल हो जाना चाहिए।
कंपाउंड पी ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3, ये पूछा गया है आपसे, yields a yellow compound C, a strong acid, that is a strong acid. The number of oxygen atoms is present in compound C. देखिए अगर कंपाउंड पी है, आपको बताया नहीं गया यहाँ पर कंपाउंड पी क्या है, बट ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ते हुए आप सारी चीज़ें क्रैक कर लेंगे। दोबारा से ध्यान से पढ़िए, कंपाउंड पी है ऑन नाइट्रेशन यानी कि NO2 विद डाइल्यूट HNO3 yields two isomers A and B. These isomers can be separated by steam distillation. अंडरलाइन करिए, isomers A and B shows intramolecular and intermolecular hydrogen bonding. सारी चीज़ें याद रखिए, हमारे साथ आइए, आपको शेयर कराते हैं दोबारा जनाब हम PYQs की। ये रहा लास्ट क्वेश्चन में जो आपने पढ़ा कंपाउंड पी, वो यही है। डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाई गई, यस, नाइट्रेशन, एंड ये जनाब दो आइसोमर बने हैं, यानी कि ये और ये, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये दोनों ही आइसोमर्स हैं। एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो भी आपको बताया गया है, एक में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, वो भी आपको बताया गया है, राइट। एंड इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करेंगे, वो भी आपको उस क्वेश्चन में बताया गया है। PYQs की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए, राइट, यस। अब अभी तक आपने रिएक्शन करवाई थी डाइल्यूट HNO3 के साथ, बट अगर हम उसी कंपाउंड की रिएक्शन करवा दें कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो क्या होगा? ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए दी गई थी ताकि आप ये क्रैक कर पाएँ कि कंपाउंड पी क्या है। अगर आपने सही से क्वेश्चन किए होते PYQs तो कंपाउंड पी क्रैक करना काफ़ी आसान होता, दैट इज़ फिनॉल, राइट। अब आप इसकी रिएक्शन अगर कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए। हमने बोला कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूट नहीं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 में सब कुछ बदल जाएगा। जो बनने वाला है इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर जनाब 3 NO2 का एडिशन होने वाला है, क्योंकि जनाब कंसंट्रेटेड है, राइट, डाइल्यूट नहीं है। एक NO2 यहाँ पर ऐड होगा, एक NO2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक NO2 जनाब यहाँ पर ऐड हो जाने वाला है, राइट। एंड इसे हम बोलते हैं पिकरिक एसिड, पिकरिक एसिड। एंड ये जनाब होता है येलो कलर का। आपसे पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, बट आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। आई थिंक ये तो आपको बताया गया है, देखते हैं। कंपाउंड पी एन रिएक्शन विद यील्ड्स अ येलो कंपाउंड, ये भी आपको बताया गया है, येलो कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड सी। ओके, तो इस कंपाउंड सी में यानी कि पिक्रिक एसिड में आपसे पूछा गया कि ऑक्सीजन एटम कितने हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर, दो दो दो, यानी कि 6 + 1 दैट इज 7, 7 ऑक्सीजन एटम हैं आपके कंपाउंड सी में। तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे करेक्ट आंसर के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। काफ़ी चीज़ें आपसे क्लियर करवाई जा रही हैं। एक क्वेश्चन अगर आप ये वाला कर लेते हैं तो डेफिनेटली पीछे वाला क्वेश्चन भी आपका क्रैक हो जाएगा। और इट सिंपल है। इसको अगर आप आईयूपीएसी नेमिंग देना चाहते हैं तो जनाब दे सकते हैं। क्या होने वाला है? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दोबारा से देखिए, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 3 4 5 6, ये हो जाएगी नंबरिंग। एंड इसकी आईयूपीएसी नेमिंग क्या होने वाली है? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगी इसकी नेमिंग। बाकी आपको ये नाम पता होना चाहिए। पिक्रिक एसिड, ये होता है येलो कलर्ड का, एंड ये जनाब स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी तो आपने आसानी से क्रैक कर ही लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 26 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होने वाला है? तो जनाब न्यूक्लियोफिलिसिटी के कुछ डायरेक्ट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए। जनाब न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली जनाब डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम, दैट्स ग्रेट। और जनाब किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ डोनर एटम, साइज ऑफ डोनर एटम, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। जितना ज़्यादा साइज होने वाला है डोनर एटम का, उतनी ही ज़्यादा होने वाली है न्यूक्लियोफिलिसिटी। एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी डोनर एटम पर, उतनी ही ज़्यादा होने वाली है न्यूक्लियोफिलिसिटी। सिंपल है। उसके बाद देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर। और यहाँ पर हम पीरियड की बात कर रहे हैं, फॉर पीरियड आप लिख लेंगे, राइट, फॉर पीरियड, ग्रेट। न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी से रिलेटेड। अगर ये चीज़ें पता होंगी तो क्वेश्चन क्रैक करने में आसानी रहने वाली है। बाकी आप वहाँ पर देखिए, उसके साथ आपको एक चीज़ और हम बताते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी,
जब इन सभी चीज़ों को देखेंगे तो उसके साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, कोई एसिड है, किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने वाली है। दोबारा सुनिए, कोई एसिड है, उसका कंजुगेट बेस क्या होता है? किसी एसिड से अगर आप H+ निकाल लेते हैं, तो जो बचने वाला है, उसी को हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने वाली है इन कंपैरिजन टू दैट एसिड, राइट? एंड ऑप्शन नंबर 4 में जनाब यही तो है। NH3 ये एक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस के लिए आपको H+ बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि NH2 नेगेटिव बनने वाला है यहाँ पर, और H+ तो आपने बाहर निकाल कर फेंक दिया मतलब अलग कर दिया, राइट? NH3 ये हो गया एसिड, ये हो गया कंजुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने वाली है उस पर्टिकुलर एसिड से, ऑब्वियसली यही सही होने वाला है। करेक्ट ऑर्डर पूछा गया था आपसे, तो NH2 माइनस दैट इज कंजुगेट बेस ऑफ NH3, इसकी बेसिटी ज़्यादा, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने वाली है इन कंपेरिजन टू NH3। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता था तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। दोबारा से सुनिए, कोई भी एसिड है, उसका कंजुगेट बेस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होने वाली है उस पर्टिकुलर एसिड से। सिंपल है, इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट कॉपी में, याद करने में आसानी रहेगी। बाकी आप इसके थ्रू पता कर पाएंगे कि ये तीनों गलत क्यों हैं, राइट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन डोनर एटम, साइज ऑफ डोनर एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी, और 1/इलेक्ट्रो निगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। गॉट इट? आगे बढ़ें जनाब, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, राइट? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो जनाब सबसे पहले तो हम डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे, राइट? डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? साइक्लोपेंटेन है तो इस तरीके से साइक्लोपेंटेन हो जाएगा, ये हो गया जनाब साइक्लोपेंटेन। डाइमिथाइल, एक बार तो दोनों CH3 हम एक से ही जोड़ते हैं। इस केस में जनाब कोई भी आइसो, क्या लिखा हुआ है? स्टीरियो आइसोमर, तो कोई भी यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर नहीं होने वाला, राइट? उसका नाम क्या होगा? 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। आसानी से आप इसकी नेमिंग कर पाएंगे, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। ओके, आगे बढ़िए, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन करते हैं अब हम। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन आपने करके देख लिया। अब 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो साइक्लोपेंटेन ड्रॉ करिए, कर दिया। इस बार एक CH3 यहाँ पर जुड़ेगा, इस बार यहाँ पर जोड़ते हैं, राइट? इस केस में क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, ये क्या हमने लिखा है, इसको हम नेम कर देते हैं सबसे पहले, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। गॉट इट? साइक्लोपेंटेन, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसे हम करेंगे, एक बार तो जनाब ये हो जाएगा एबो द प्लेन, अगर ये एबो द प्लेन है तो यहाँ पर भी एबो द प्लेन ही रखते हैं। CH3 यहाँ पर भी हो जाएगा, CH3 यहाँ पर भी हो जाएगा, एंड इसी के आइडेंटिकल एक जनाब स्ट्रक्चर और बनने वाला है। देखिए, इस बार दोनों को ही हम आउटर, सॉरी, बिलो द प्लेन रखने वाले हैं। CH3 CH3, एंड यहाँ पर सबसे पहले तो हमको साइक्लोपेंटेन कंप्लीट करनी चाहिए थी, बट हमने नहीं करी, तो डेफिनेटली हमको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। स्क्रीन थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, थोड़ी सी दिक्कतें दे रही है, बट आई होप आप मैनेज कर पाएंगे, राइट? चलिए साइक्लोपेंटेन हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पर जनाब CH3, दोनों एक बार दोनों CH3 एबो द प्लेन, एक बार दोनों CH3 बिलो द प्लेन, राइट? जनाब ये तो हो जाने वाले हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल आप लिख लेंगे यहाँ पर। ओके, वापस से देखिए, और क्या हो सकता है? और जनाब एक बार, एक, सॉरी, देखिए इसको बनाकर ही दिखाते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे जनाब आप। यहाँ पर इस तरीके से एक बार आउटर द प्लेन हो जाएगा, एबो द प्लेन बोले तो, एंड इसी को हम यहीं पर करते हैं क्या? बिलो द प्लेन, एबो द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, एंड इसी तरीके से दूसरा भी हो जाने वाला है। इस तरीके से जनाब हम करेंगे, इस बार हम इसको रखते हैं बिलो द प्लेन, CH3 को, एंड इसको रखते हैं हम एबो द प्लेन। सिंपल है, ये जनाब हो जाने वाला है इनेंसियोमर्स, राइट? देखिए, एक बार हमने दोनों को एबो द प्लेन रखा, एक बार दोनों को बिलो द प्लेन रखा, एक बार इसको, इन दोनों को, एक को एबो द प्लेन रखा, एक को बिलो द प्लेन रखा, इसके अलावा कुछ भी आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, एंड ऐसा ही कुछ होने वाला है 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन में, राइट? चलिए पेन को चेंज करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको।
अब क्या बनाने वाले हैं हम 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, यानी कि जनाब एक CH3 यहाँ पर जुड़ने वाला है, एक CH3 यहाँ पर जुड़ने वाला है। ये क्या हो गया 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, आप नेमिंग कर लीजिएगा या फिर चलिए हम कर देते हैं 1,3 डाई मिथाइल एंड साइक्लोपेंटेन, दैट्स इट। देखते हैं फिर से, जैसा कुछ हमने ऊपर किया है वैसा ही जनाब नीचे करने वाले हैं, बाकी प्ले करके आपको बता ही देते हैं। तरीके से जनाब CH3 हो जाने वाला है, राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना नहीं है। CH3 यहाँ पर भी हो जाएगा एंड जनाब यहाँ पर हम दोनों को ही ओपन के यहाँ पर इस तरीके से होगा, CH3 हो जाने वाला है एंड इस बार भी बिलो द प्लेन ही होने वाला है CH3, राइट। एंड ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं जैसा कि आपने लास्ट में देखा था 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के केस में, राइट। एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी बनने वाला है, दो अलग हो गए एंड एक बार हम बिलो द प्लेन आउटर द प्लेन एक्सचेंज करके देखते हैं। देखिए जनाब एक बार CH3 बिलो द प्लेन हो जाएगा, एक बार अबव द प्लेन हो जाने वाला है और एक और जनाब आपके पास बचेगा, ऑब्वियसली आपने गेस तो कर ही लिया होगा। इस बार इस वाले CH3 को हम पूरा करते हैं, CH3 एंड जनाब CH3। तो फाइनली हमने सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए एंड ये दोनों एनसीओमर्स हैं, ये दोनों भी एनएंशियोमर हैं। जब आप इसकी टोटल काउंटिंग करने वाले हैं तो ऑब्वियसली आपको मिलने वाला है टोटल आइसोमर्स, पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, जनाब इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 5, राइट। सारे स्ट्रक्चर आपने देख लिए हैं, काउंटिंग भी आप आसानी से कर लेंगे, फॉर्मूले आपको आते होंगे, डेफिनेटली नहीं आते तो जनाब याद करिए एंड ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ये हो जाएगा, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ये हो जाने वाला है, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ये हो जाने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार CH3 हम यहाँ पर लेकर आ जाएँ, राइट, तो वो जनाब एट द एंड 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन ही होने वाला है। सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, काउंटिंग आपको आनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल, इन चारों को देखिए ABCD, ये चारों हैं जनाब, यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। चलिए देखते हैं, ए वाला क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है जनाब इसके पास, तो यस 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये जनाब हो जाने वाला है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपने लिख दिया। अगर आपको यही नहीं क्लियर है कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होता है तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं एंड आई होप आपको क्लियर होगा पहले से ही। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्लियर चेक करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लिक है एंड जनाब कंजुगेशन है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है एंड साथ में प्लेनर है। तभी आपको आगे चेक करना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, वो भी आपको बताएंगे कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक आप कैसे चेक कर पाएंगे। बट इन तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हैं तो जनाब वो होने वाला है नॉन एरोमेटिक, राइट। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो होने वाला है नॉन एरोमेटिक। बट अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है एंड कंजुगेशन भी है, राइट। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आगे आइए, अब बात करेंगे एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक के केस में। एरोमेटिक के लिए आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में होने चाहिए एरोमेटिक के लिए, राइट। यानी कि जनाब 4n-2 पाई है, फिर आप बोल सकते हैं 4n+2 पाई के ऑर्डर में होना चाहिए। दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। बट अगर हम बात करें एंटी एरोमेटिक की तो क्या होगा, तो हमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। सिंपल है, क्लियर हो चुका है कुछ। साइक्लिक कंजुगेशन प्लेनर अगर नहीं है तो वो हो जाने वाला है नॉन एरोमेटिक। बट अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, एरोमेटिक के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एंटी एरोमेटिक के लिए ये वाले होने चाहिए। सिंपल है जनाब, यहाँ पर होने वाले हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स यहाँ पर दो, देखिए डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, नहीं पता है तो जनाब पता कर लीजिए। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड अगर आपको कहीं पर निगेटिव नजर आ रहा है तो उसका मतलब भी जनाब यही होता है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आप इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करना भी सीखिए। यहाँ पर प्लस के बजाय अगर माइनस होता तो ऑब्वियसली हम 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते, बट यहाँ पर प्लस है तो ऑब्वियसली सिर्फ इसके ही पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करने वाले हैं। दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये है एरोमेटिक। सिंपल है, आगे आइए। 2 को देखिए, ये तो जनाब कार्बीन
राइट, कार्बिन हो जाने वाला है, तो ये तो नहीं होने वाला। आपसे पूछा गया है मोस्ट स्टेबल, दैट्स इट। आगे आइए। एंड जनाब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर दो दो चार पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है एंड प्लेनर भी है। उसके बाद चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मीन्स फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स आप लिख लीजिए। तो जनाब ये होने वाला है एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा हम बताना चाहें तो इस तरीके से याद कर लीजिए आप, ए एन ए ना होता है, राइट ना, इस तरीके से क्या हमने लिखा, ये इसको इस तरीके से समझेंगे। हमने आपको तीन नाम लिए, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है जनाब एरोमेटिक की, ये हो गया। उसके बाद बारी आती है नॉन एरोमेटिक की, राइट, एंड लास्ट में बारी आती है एंटी एरोमेटिक की। एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, एरोमेटिक, दूसरे पे नॉन एरोमेटिक, थर्ड पे एंटी एरोमेटिक। ये आप याद कर लीजिए, काफ़ी चीज़ें आसान होने वाली हैं। तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी में एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ये तो जनाब हो जाने वाला है नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि जनाब अगर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता तभी तो प्लेनर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो पाती, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये हो जाने वाला है नॉन एरोमेटिक। तो इसको तो हम बाहर कर देंगे फिलहाल के लिए। सबसे ज़्यादा ये है एरोमेटिक। अगर हमारे पास एरोमेटिक है तो बाकी को सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपसे पूछा गया था मोस्ट स्टेबल, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर वन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। सिंपल है, कार्बन तो नहीं होगा क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ये क्लियर हो रही हैं, क्या सारे डाउट्स आपके हम क्लियर कर पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जनाब बताइएगा जरूर, कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी जनाब आप बता सकते हैं, राइट। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कैसा काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें और बेहतर करी जा सकती हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जनाब क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 0.25 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट आपको दिया गया है। कंटेनिंग क्लोरीन गिव 0.40 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन केरियस एस्टिमेशन। केरियस एस्टिमेशन हो रहा है द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्यों अच्छा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट तो आपको दिया गया है, अच्छी बात है, बट आपको पूछा गया है क्लोरीन का परसेंटेज, आपसे पूछा गया है क्लोरीन का परसेंटेज, बट आपको दिया गया है वेट सिल्वर क्लोराइड का। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, जिसकी वजह से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट है, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन का फॉर्मूला हम लिखना चाहेंगे, बाय द वे आपको आता ही होगा। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन हो जाएगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको एज इट इज दिया हुआ है, तो उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इनटू 100 हो जाने वाला है। ग्रेट। मास ऑफ क्लोरीन, तो मास ऑफ क्लोरीन के लिए आपको आगे क्या करना होगा, मास ऑफ क्लोरीन पता करना है आपको, बट आपको सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन पता है, वेट ऑफ क्लोरीन नहीं पता है। आपको वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl पता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि NaGCl, मोल्स ऑफ AgCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ क्लोरीन, राइट। कैसे बोल दिया हमने, ये आपको पता होना चाहिए कि एक AgCl में एक Cl है, यानी कि एक सिल्वर क्लोराइड में एक क्लोरीन है, तो डेफिनेटली दोनों के मोल्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। बस अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आता था तो ये वाला क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चंस की तरीके से था जो आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता है तो जनाब ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब हम मोल्स ऑफ AgCl निकालेंगे, क्योंकि जनाब हमें वेट ऑफ AgCl दिया हुआ है, उसी को हम इक्वेट कर देंगे Cl से, यानी कि जो मोल्स ऑफ AgCl होने वाले हैं वही मोल्स होने वाले हैं क्लोरीन के भी, राइट। NaGCl लिखते हैं हम, क्या है वेट 0.40 ग्राम, राइट। एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AgCl के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 108 प्लस 35.5 दैट इज 143.5। ये क्या हो गया है, ये हो गया है मोल्स ऑफ AgCl, एंड यही जनाब इक्वल हो जाने वाला है मोल्स ऑफ Ag, दैट इज NaG, राइट। सिंपल। ऐसे हो गया, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मोल्स ऑफ Ag नहीं जनाब, यहाँ पर मोल्स ऑफ Cl लिखिए, हालांकि ये भी सही लिखा है हमने, मोल्स ऑफ Ag भी यही होने वाला है, बट यहाँ पर हमें क्लोरीन की रिक्वायरमेंट है। मोल्स ऑफ क्लोरीन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन से, तो डेफिनेटली आपको मास ऑफ क्लोरीन मिल जाने वाला है जो आपको चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हम एक साथ लिखते हैं, राइट, क्योंकि सारी कैलकुलेशन अगर आप एक जगह पर लिख के सॉल्व करते हैं तो आसानी हो जाती है, एंड अप्रॉक्सीमेशन भी आपको बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
मास ऑफ क्लोरीन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मास ऑफ क्लोरीन के लिए आपको मोल्स ऑफ क्लोरीन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन करना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ क्लोरीन आप सबसे पहले लिखेंगे। मोल्स ऑफ क्लोरीन आपने ये लिख दिया 0.40 एंड 143.5, ये हो जाने वाले हैं मोल्स ऑफ क्लोरीन। एंड इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्लोरीन, दैट इज 35.5 से, तो ये हो जाने वाला है मास ऑफ क्लोरीन, राइट। ये वाली चीज़ आपने कंप्लीट कर ली। अब लिखना है आपको मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। येलो पेन ले लेते हैं हम। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, 0.25 ग्राम, राइट। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5 ग्राम। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, तो आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है, दैट इज परसेंटेज ऑफ क्लोरीन। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाला है 39.58। अप्रॉक्सीमेशन लेने की गलती मत करना। अगर 39.58 के बजाय 39.4 आ गया तो आप राउंड ऑफ करके 39 लिखेंगे, बट इस केस में राउंड ऑफ होने के बाद 40 होने वाला है। इसीलिए जनाब आपको बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में अपना फोकस पूरा बना के रखना है। 30.58 आपका आएगा, उसको आप राउंड ऑफ करके यहाँ पर 40 लिख देंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी, 39.4 आया, तो आप उसको राउंड ऑफ करने के बाद 39 लिखने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको आते थे, आपने कैलकुलेशन भी करी, एग्जाम में टाइम भी दिया, बट आपको +4 नहीं -1 मिलेगा। तो बहुत ही जनाब दुखदाई कंडीशन होती है वो। ऐसी कंडीशन में फंसना नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं तो क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, बट यस क्वेश्चन अच्छा ही हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको बहुत ही एक्यूरेटली सॉल्व करना है, दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट। आई होप आप सभी को पता होगा, बट डेफिनेटली अगर नहीं पता है तो पता कर लो। इसमें कोई उदास होने वाली बात नहीं है कि हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट, राइट, इज नॉट यूज्ड टू स्पॉट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर प्रिपरेटेड ऑन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यानी कि टीएलसी की बात यहाँ पर हो रही है। टीएलसी यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इसको दिमाग में रखना है। टीएलसी के बारे में आप क्या जानते हैं? टीएलसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये पोलैरिटी के डिफरेंस पर डिपेंड करती है। टीएलसी इज डिपेंड ऑन द डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी, राइट। डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी पर डिपेंड करती है ये वाली प्यूरिफिकेशन टेक्निक। हमने अपने वीडियो में सब कुछ बता रखा है। अगर आपको थोड़ी सी ग्लिम्स की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं टीएलसी में क्या बताया है, जनाब साइड में देखिए। टीएलसी से रिलेटेड ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो सब कुछ हमने अपने ऑलरेडी कवर कर रखा है वीडियोज़ में, राइट। वीडियो अगर आपने देखा है तो बहुत फ़ायदा आपको नज़र आ रहा होगा। वापस से देखते हैं। I2 solid UV light visualization agent as a component of mobile phase, obviously steering of an appropriate agent। जनाब यहाँ पर पूछा गया है नॉट, ऐसा कौन सा है जो यहाँ पर यूज नहीं करा जाता है, तो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विजुअलाइजेशन एजेंट एज अ कंपोनेंट ऑफ मोबाइल फेज, राइट। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ मोबाइल फेज क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ मोबाइल फेज का फंक्शन क्या है? जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उनको ले जाना, सिंपल। मोबाइल फेज का सिर्फ इतना सही काम है, जो कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं उनको ले जाना, सिंपल। ये सब कुछ बताया गया है, वीडियोस को देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टीएलसी यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट बेस्ड होती है डिफरेंस ऑफ पोलैरिटी पे, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिसिटी की कंडीशन हमने आपको बता दी है, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई कर जाएंगी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एरोमेटिक के केस में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 नहीं जनाब 6 होगा, 2 6 10 ये वाली चीज़ होनी चाहिए, राइट। देखिए कौन सा होगा, साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन सेटिस्फाइड। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 2 4 2 6। मैंने आपसे कहा था डबल बॉन्ड के केस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड अगर नेगेटिव है तो उस केस में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करेंगे, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। जनाब ए तो सही हो जाएगा, ये एरोमेटिक होगा क्योंकि साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो एरोमेटिक कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर चुकी है। बी को देखते हैं, यहाँ पर क्या है, एंड जनाब यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, सॉरी गलत नहीं सही हो जाएगा, ये भी एरोमेटिक होने वाला है। कैसे होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस के केस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हमें भी हुई इसको काउंट करते वक्त, राइट, बट आपको नहीं होनी चाहिए। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेशन भी है।
6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी हैं, 2 2 2, राइट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये भी होने वाला है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर भी लिख लीजिए, राइट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ए एंड बी दोनों ही एरोमेटिक हो चुके हैं। सी एंड डी की बात करते हैं। सी के केस में जनाब एरोमेटिक नहीं होने वाला, क्योंकि जनाब ये प्लेनर नहीं है। साइक्लिक तो है बट प्लेनर नहीं है। प्लेनर होने के लिए जनाब यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन यहीं से बाहर हो गई। आगे आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं है। ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, ये है नॉन एरोमेटिक, राइट। डी को देखिए, 2 2 2 2, तो यहाँ पर होने वाले हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। साइक्लिक है, कंजुगेशन है, प्लेनर है, बट 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये हो जाने वाला है एंटी एरोमेटिक। हमें पता करना है एरोमेटिक। तो फिलहाल के लिए आपके ये वाला भी आंसर में काउंट नहीं होने वाला। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। दैट मीन्स ओनली ए एंड बी आर एरोमेटिक। सी है जनाब नॉन एरोमेटिक, डी है एंटी एरोमेटिक। सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, क्यों है, कैसे है, राइट। आगे बढ़ें। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 16, 28 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। द फॉर्मूला फॉर द पर्पल कलर। पर्पल कलर आपको नहीं विश्वास है जनाब, देखिए इस वीडियो में सब कुछ हमने आपको बताया गया है। पर्पल कलर भी लिख के आपको दिया गया था। सिंपल है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है जनाब वीडियोस की। अगर आप देखते जाते हैं रिवीजन वीडियोस तो फटाफट से क्वेश्चंस क्रैक हो रहे होंगे। फॉर्म्ड इन द लेसेंस टेस्ट फॉर सल्फर यूजिंग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है, द फार्मूला ऑफ द पर्पल कलर फॉर्म्ड। ओके, आपसे पर्पल कलर का फॉर्मूला पूछा गया है, तो उससे पहले हम आपको पूरी सी रिएक्शन लिखकर दिखाना चाहते हैं। तो जनाब सबसे पहले हमें लिख लेना होता है सोडियम सल्फाइड, Na2S, सोडियम सल्फाइड। इसको हम लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सोडियम प्रोसाइड नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता जनाब, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर क्या होने वाला है, Na2। इस तरीके से हम Fe करेंगे। एंड जनाब यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत ही ध्यान से, थोड़ा सा स्क्रीन हैंग कर रही है हमारी, बट कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हमको। जस्ट अ सेकेंड, FeCN5NO, राइट। एंड आपको इस तरीके से कर देना होगा। ये क्या है, सोडियम नाइट्रोक्साइड लिखकर आप देख सकते हैं, बाकी लिखने की कोई जरूरत है नहीं, काफ़ी टाइम लगने वाला है। जब आप सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ, तो पर्पल कलर का कंपाउंड बनता है, जो आपसे यहाँ पर पूछा गया था। फॉर्मूला फॉर द पर्पल कलर फॉर्म्ड, जो पर्पल कलर का बनता है वो जनाब क्या बनता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। Na4, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, Na4 Fe तरीके से CN5, राइट, Na2S, और ये सब कुछ है। क्या है ये, सोडियम नाइट्रोक्साइड। इसी याद होनी चाहिए। हो सकता है आपसे डायरेक्टली नाम ही पूछ लिया जाए, सोडियम नाइट्रोक्साइड। हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए कि सोडियम नाइट्रोक्साइड के बताइए इसमें से कौन सा सोडियम नाइट्रोक्साइड है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए हम बार बार फोकस करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको सिर्फ पर्पल कलर के बारे में पूछा गया है, तो इसका यहाँ पर होने वाला है NOS। एज इट इज चीज़ें अगर याद होंगी तो आसानी रहेगी। यहाँ पर CN5 भी होने वाला है। देखिए कौन सा सही है, Na4। आपको सबसे पहले तो यही याद होना चाहिए कि Na4 होने वाला है, यानी कि ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर मैनिपुलेट किया जाता है तो आप फंसे ना। NOS 4 निगेटिव, ऐसा भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि Na4 है, 4 पॉजिटिव बाहर जाएंगे तो 4 निगेटिव पीछे छोड़कर जाएगा, राइट। तो जब आप आसानी से देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है जनाब, सोडियम नाइट्रोक्साइड। ये तो रिएजेंट में यूज होने वाला है, सल्फर, राइट। सोडियम नाइट्रोक्साइड ये तो रिएजेंट में यूज होने वाला है। आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट, डेफिनेटली ये होने वाला है पर्पल कलर का, PURPLE। इसकी जो कलर होता है वो जनाब होता है पर्पल कलर। यस, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए। पर्पल कलर कई बार पूछा गया है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि आपसे पूछा गया है, आगे की शिफ्ट में भी पूछा गया है। 2023 से क्वेश्चन हमने करा दिए हैं जनाब। यस, वहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन था। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 17 करना चाहिए हमको। इन द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन, जनाब एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं। 17 क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन है। एंड आई थिंक मैंने चौथा क्वेश्चन ये सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या है इन क्वेश्चन की पता करिए, फटाफट से प्रैक्टिस शुरू करिए। इन द एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 0.40 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। वहाँ पर क्लोरीन था, यहाँ पर ब्रोमीन।
इतना सा फ़र्क है। वहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड नहीं सिल्वर क्लोराइड था, यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड। AgCl है, वहाँ था AgCl था, यहाँ पर AgBr है। तो क्या ये क्वेश्चन को हमें कराना चाहिए? बाकी आप आसानी से कर पाएँगे। यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन जो आपने अभी भी देखा, वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है। वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड को रिप्लेस कर दिया गया है सिल्वर ब्रोमाइड से। एंड यहाँ पर क्लोरीन का परसेंटेज पूछने के बजाय ब्रोमीन का परसेंटेज पूछ लिया गया है। सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं। NaGbr इक्वल टू NBr वहाँ पर होने वाला है, NaGCl इक्वल टू NCl यहाँ पर था। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी स्पीड में हम इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बार बार पूरा एक्सप्लेन करने का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर आपको चीज़ समझ में आ चुकी है तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मास ऑफ ब्रोमीन, सॉरी परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन हम लिखे यहाँ पर, डायरेक्टली ही लिख रहे हैं चीज़ों को। समझने का प्रयास करिए, बार बार सब कुछ एक्सप्लेन करने के का कोई भी मतलब नहीं होता है। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन के लिए मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हम कैसे लिखेंगे? 0.5, येलो पेन से ही हम लिख देते हैं, इंटू 100 भी हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, राइट? क्योंकि परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का क्या होगा? मास ऑफ ब्रोमीन अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, ये होने वाला है। अब हम रेड पेन लेकर आएंगे। मास ऑफ ब्रोमीन से पहले आपको निकालना पड़ेगा मास ऑफ, सॉरी मोल्स ऑफ ब्रोमीन। मोल्स ऑफ ब्रोमीन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन से, तो आ जाने वाला है मास ऑफ ब्रोमीन, जो आपको यहाँ पर लिखना है। एंड आपको साथ में ये भी पता होना चाहिए NaGCl, सॉरी यहाँ पर तो AgBr है, पिछली चीज़ें रटी हुई हैं, वही दिक्कतें कर रही हैं हमको, राइट? AgBr, NaCbr इज इक्वल टू N ब्रोमीन, यही आपको चाहिए, यही तो खास है। यानी कि NaGbr दैट मीन्स 0.40 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि वेट क्या है जनाब? 0.40 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 108 प्लस 80 दैट मीन्स 188। ये होने वाला है मोल्स ऑफ AgBr दैट मीन्स मोल्स ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि दोनों के मोल्स इक्वल ही होने वाले हैं। जब इनके मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रोमीन के एटॉमिक वेट से, तो आ जाने वाला है ब्रोमीन का वेट। यहाँ पर हम लिखते हैं 0.40 डिवाइड बाई 188। इसको आप मोल्स ऑफ ब्रोमीन भी बोल सकते हैं, इसको आप मोल्स ऑफ AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन से, दैट इज 80 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाने वाला है मास ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये जो हमने बॉक्स में किया है, ये है मास ऑफ ब्रोमीन जो आपको चाहिए था। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये रहा, इंटू 100 तो एज इट इज है ही। 0.40 डिवाइड बाई 188 जो रेड पेन से लिखा गया है, वो है मोल्स ऑफ ब्रोमीन। सिंपल है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। और वो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जनाब होने वाला है 34%, राइट? 34 आप यहाँ पर ऑलरेडी लिख देंगे, क्योंकि परसेंटेज तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कतें हैं, प्रैक्टिस करिए, ये सॉल्व होनी चाहिए, राइट? क्वेश्चन नंबर 18, 28 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है जनाब। शिफ्ट 2 28 जून वालों की लॉटरी लग गई। अगर आपको IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन आ जाता है तो जनाब सॉल्व होना चाहिए। वो क्वेश्चन अगर आपसे छूट रहा है तो दिक्कतें हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान मानते हैं। कैसे नंबरिंग करेंगे हम? जनाब यहाँ से नंबरिंग करी जाएगी, NO2 नहीं करी जाएगी, यहाँ से करी जाएगी 1। एल्डिहाइड को हम प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गेस्ट चेन हमने पता करी है एंड यही होने वाली है। नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, राइट? ध्यान से सुनिए, इन चारों ऑप्शन को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, फिलहाल आप डायरेक्टली देख सकते हैं। 4 मिथाइल होना चाहिए, 4 पर डबल बॉन्ड है यानी कि 4 इन होना चाहिए, 4 मिथाइल 4 इन होना चाहिए। एंड यहाँ पर जनाब ओके, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जो आसान है उसको देखिए, ऑप्शन दिए हुए तो उनका फायदा उठाइए एंड फटाफट से क्वेश्चन को क्रैक करिए। 6 पर जनाब क्या होने वाला है? नाइट्रो, राइट? 6 नाइट्रो होने वाला है। 4 मिथाइल 4 इन, ये तीन चीज़ें तो समझ में आ चुकी हैं। देखिए कहाँ पर क्या है, 4 मिथाइल यहाँ पर भी है, 4 मिथाइल यहाँ पर भी है, 4 मिथाइल यहाँ पर भी है, ठीक है, 4 मिथाइल तो यहाँ पर भी है। ओके, कैसे करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। 4 इन, 4 इन कहाँ पर है? 3 इन क्रॉस 3 इन क्रॉस 4 इन टिक 3 इन क्रॉस, तो टिक के मतलब जनाब ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही हो जाएगा।
अगर आपने नंबरिंग सही करी है, अगर आपको इतना पता है कि 4 पे डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली 4 इन ही होने वाला है। बाकी अगर आप नेमिंग देखना चाहते हैं देख लीजिए, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 6 नाइट्रो, ऑब्वियसली 6 नाइट्रो, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो, हेप्ट यानी कि 7 कार्बन चेन है, 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट हो जाने वाला है, राइट। 4 इन 1 अल, 1 अल का मतलब जनाब क्या होने वाला है, 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट, 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए ये हो जाने वाला है। एंड 4 मिथाइल 6 नाइट्रो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमने यहाँ पर 6 नाइट्रो 4 मिसाइल क्यों नहीं किया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एम पहले आता है एन बाद में आता है, इसलिए हमने 4 मिथाइल रखा, उसके बाद रखा 6 नाइट्रो को, 3 ऑक्सो हेप्ट 4 इन 1 अल, ये भी लिखा हो सकता था 4 इन 1 अल, वो भी सही होता। ऑडिट यूपीएससी पर बहुत ज़्यादा टाइम मुझे तो नहीं लगता कि देना चाहिए, बाकी आपको अगर यूपीएससी आती है तो फटाफट से इस क्वेश्चन को क्रैक करिए एंड आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जनाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। जेल्डार्स मेथड was used for the estimation of nitrogen, सभी को पता है, in an organic compound grade the ammonia evolved from 0.55 gram of compound neutralized 12.5 ml of 1 molar H2SO4 solution। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले ना किया हो, बट यस अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, बट अगर नहीं किया तो जनाब एग्जाम में कंफ्यूज ही रहने वाले हैं, राइट। जनाब यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से दी हुई है तो उसको क्रैक करने का तरीका भी अलग होगा। बाकी कहा गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो जनाब यहाँ पर भी जो फॉर्मूला होने वाला है वो सेम ही होने वाला है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दैट मीन्स वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। सबसे पहले तो उस फॉर्मूले को लिखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होने वाला है, वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि आपको दिया गया है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन तक हम कैसे पहुँचे, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन खास बन जाता है आपके लिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं हम। द अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.55 ग्राम ऑफ द कंपाउंड न्यूट्रलाइज्ड 12.5 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। अगर आपको ये पता है कि मास ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होने वाले हैं मास ऑफ H2SO, मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इक्विवेलेंट ऑफ NH3। जो हमने अंग्रेजी में बोला इसको लिख देते हैं यहाँ पर, मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मास इक्विवेलेंट ऑफ NH3। मास इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, मास इक्विवेलेंट के लिए आपको करना होगा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। सेकेंड ये रहा जनाब, जो लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ये सब कुछ डिटेल आपकी H2SO4 के बारे में पता है, NH3 के बारे में आपको सब कुछ नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, राइट कुछ। तो डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ H2SO4, मोलरिटी ऑफ H2SO4 एंड एन फैक्टर ऑफ H2SO4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 एंड उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पर मास इक्विवेलेंट ऑफ NH3, राइट। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वॉल्यूम क्या है 12.5 इंटू 10⁻³ कर लीजिए, या फिर रहने दीजिए अभी के लिए, तो मिली मोल्स हम मान लेंगे, राइट। 12.5 को जब मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली वॉल्यूम है, मोलरिटी 1 मोलर 1, राइट। एन फैक्टर क्या होने वाला है H2SO4 का 2 होने वाला है। रिडॉक्स रिएक्शन में सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, 2 कैसे होगा, SO4 2 माइनस हो जाएगा, SO4 2 माइनस अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा, तो डेफिनेटली 2 एन फैक्टर होने वाला है। एंड फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है 12.5 इंटू 2 दैट इज 25, एंड ये आने वाला है H2SO4 का, वही तो इक्वल होगा NH3 के। तो जनाब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 25 मिली मोल्स ऑफ NH3 या फिर नाइट्रोजन, क्योंकि NH3 में एक ही नाइट्रोजन है तो डेफिनेटली हम दोनों के मोल्स को इक्वेट कर सकते हैं। 25 मिली मोल्स ऑफ NH3 अगर आप लिखना चाहें तो NH3 लिख सकते हैं, बाकी हम यहाँ पर डायरेक्टली नाइट्रोजन लिख रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें आपको पहले भी एक्सप्लेन करी जा चुकी हैं, राइट। एक NH3 में एक N है यानी कि एक नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली दोनों के मोल्स को हम इक्वेट कर पाएंगे। 25 मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से करेंगे, क्योंकि जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है 14, 25 इंटू 14 ये हो जाने वाला है मास ऑफ नाइट्रोजन जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि जो आपको चाहिए।
तो ऐसे करेंगे, वेट ऑफ नाइट्रोजन के लिए 14 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 25 को, एंड ये जो आने वाला है वो मिली मोल्स में आने वाला है, यानी कि आपको 10⁻³ से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर होगी। यस, 0.55 इंटू 100 करना पड़ेगा हमको, जस्ट अ सेकेंड। यस, 0.55 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से जनाब ये कम हो जाएगा, राइट, 10⁻⁻1 बचेगा। ये ऐसे करेंगे आप, यहाँ पर 100 हो जाने वाला है, यहाँ पर 55 बचेगा। और किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से जनाब ये एक अलग हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कुछ और तरीके सॉल्व करना चाहते हैं तो जनाब कर लीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको। 5 से आप ऐसे करेंगे तो जनाब 5 यहाँ पर आने वाला है, 11 यहाँ पर आने वाला है, 10 यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी कि इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आने वाला है। नीचे क्या आ जाएगा, 11, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 14 इंटू 5 इंटू 10, 700, 11 तो आपको एज नीचे मिल ही जाएगा। फर्दर सॉल्व कर दीजिए इसको, 6 से जाएगा, 4 बचेगा, राइट, यानी कि जनाब 63 आने वाला है। 70 एक बार फिर से 6 से जाएगा, दैट मीन्स इसको जो आप इक्वेट करने वाले हैं, यानी कि नियरेस्ट इंटीजर में आपसे आंसर पूछा गया होगा, ऑब्वियसली नियरेस्ट इंटीजर ही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 63.6 का नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, 64 होगा ऑब्वियसली। 63.6 को आप 64 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। यस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है 64। सॉरी, आई थिंक हमने 66 बोल दिया, बट 66 नहीं जनाब, 63.6 को हम 64 भी लिख सकते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली चीज़ आपको पता होती तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा होता, बट डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हुआ है। सिंपल है, आगे बढ़ना चाहिए हमको, आना चाहिए समझ में, राइट। अब जनाब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। 29 जून शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कंपाउंड व्हिच पॉसेस एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब जनाब क्या होता है, कायरल कार्बन, यानी कि एक ऐसा कार्बन इसकी चारों वैलेंसी हों, अलग अलग हों, एंड चारों पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हों। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, एंड ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 अलग अलग ग्रुप यहाँ से अटैच होने चाहिए। क्या कोई ऐसा कार्बन है, ये जनाब ये वाला है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, क्योंकि एक तरफ इथेन है, एक इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ क्लोरीन है, एक दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन है। और क्या कोई ऐसा कार्बन है जनाब, यहाँ पर तो नहीं होगा, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन होने वाले हैं, इसके पास भी नहीं, क्योंकि जनाब यहाँ तो डबल बॉन्ड हो चुका है। क्या यहाँ पर होगा, यस डेफिनेटली होगा। इस तरफ मिथाइल है, ऊपर NH2 है, यहाँ पर कुछ और ही ग्रुप है, यानी कि COOH, एसिडिक एसिड है, सॉरी एसिड है यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड एक हाइड्रोजन भी है। ऑब्वियसली ये वाला भी होने वाला है सिमेट्रिक कार्बन, दैट मीन्स कायरल कार्बन। और यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं होने वाला। यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला होगा, नहीं होगा, क्योंकि जनाब यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यानी कि एक कार्बन से 2 मिथाइल, दैट इज सेम ग्रुप, नहीं होगा। बट ये वाला कार्बन हो जाएगा, ये वाला, ये तो आपको अलग हो ही जाएगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा, राइट, ये दोनों अलग हैं। इस तरफ से जब आप इधर बढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट ग्रुप मिलने वाला है, इस तरफ से जब आप इधर जाएंगे तो आपको डिफरेंट ग्रुप मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर OH है, राइट। तो 3 है ऐसे, द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और कंपाउंड्स विच पॉसेस एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, दैट मीन्स 3, राइट। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब है जनाब कायरल कार्बन, एंड कायरल कार्बन के बारे में आपको डेफिनेटली पता ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 को करिए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जनाब हमारे आज के सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इज मोस्ट स्टेबल। 4 कार्बोकैटायन यहाँ पर हैं, एंड आपको बताना है कि इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है। फिर आप इसको देखेंगे, OCH3, ओके, लॉन्गेस्ट कॉन्जुगेशन जहाँ पर होगी, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जहाँ पर होगी, वही होने वाला है मोस्ट स्टेबल, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, राइट। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन को ही हम प्रीफर करते हैं, तो डेफिनेटली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वजह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोस्ट स्टेबल यही होने वाला है, ऑप्शन नंबर A, B, C नहीं होगा। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 22, 29 जून शिफ्ट 2 में पूछा गया था जनाब, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कायरल एल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे दिया गया है, एंड आपसे पूछा गया है कायरल एल्कोहल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने एल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है, तभी तो बता पाएंगे कायरल एल्कोहल है कि नहीं। सबसे पहले हम DU का फॉर्मूला लगाएंगे। DU क्या होता है, C+1 - H+X - N डिवाइडेड बाई 2।
इसकी हेल्प से आप ये पता कर पाते हैं कि डबल बॉन्ड होंगे, कितने होंगे, नहीं होंगे, राइट। DuC+1 कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो 4+1 करिए, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं, 10, ग्रेट। हाइड्रोजन कितने हैं, कोई नहीं, 0, माइनस नाइट्रोजन कितने हैं, 0, डिवाइड बाई 2, 4+1 कितना होता है, 5, माइनस 10/2, 5। दैट मीन्स DU आ चुकी है 0, DU 0 आ चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई भी रिंग वगैरह नहीं होने वाली। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो चुका है, क्योंकि अब सिंपल सिंपल से स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि DU 0 आ चुकी है। जनाब 4 कार्बन की चेन बनाइए, पहले सिंपल सी बनाते हैं। 4 कार्बन की ये चेन हो गई, एंड आपको क्या बनाना है, एल्कोहल। एल्कोहल बनाना है तो OH ग्रुप साथ में होना चाहिए, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को आप अलग नहीं करेंगे। जनाब ये हो गई एक एल्कोहल, सही है। अब दूसरा एल्कोहल कैसे बनाएंगे हम, इस बार हम 3 कार्बन की चेन बनाते हैं, एक OH यहाँ पर लगाते हैं, एक कार्बन यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप फार्मूला कैलकुलेट करिए, C4H10O ही आने वाला है। ओके, और जनाब क्या ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 4, चारों कार्बन हमने इस तरफ लगाए। पहले देखिए हमने क्या किया था, चारों कार्बन हमने एक सिंपल सी चेन में लगाए, और हमने पहले कार्बन से हाइड्रोजन एल्कोहल जोड़ा। इस बार हम दूसरे कार्बन से एल्कोहल जोड़ने वाले हैं, राइट, इस तरीके से। अभी अगर आपको ये लग रहा है कि इस बार हम एल्कोहल यहाँ से जोड़ दें, तो जनाब कोई फायदा नहीं होने वाला। एल्कोहल आप इस कार्बन से जोड़िए या इस कार्बन से जोड़िए, सेम ही स्ट्रक्चर होगा। एल्कोहल आप इस कार्बन से जोड़िए या इससे जोड़िए, सेम ही स्ट्रक्चर होगा, राइट, जो कि आप ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना चुके हैं। दैट्स ग्रेट। और जो चौथा स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो क्या है जनाब, एक बार फिर से 3 कार्बन की सिंपल सी चेन बनाइए, और इस बार OH यहाँ पर लगाइए, और चौथा जो कार्बन है जनाब वो इस तरीके से लगाइए। ये 4 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको मिलने वाले हैं एल्कोहल्स के, C4H10O के फॉर्मूले के साथ। तो बताइए इसमें से कितने हैं जो कायरल है। कायरल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से कनेक्ट है। तो क्या कोई ऐसा यहाँ पर कार्बन आपको नजर आ रहा है, जनाब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो कायरल तो यहाँ पर नहीं होगा। इस तरफ देखिए, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, तो ये वाला भी कायरल नहीं होने वाला। यहाँ पर आते हैं, इस वाले कार्बन को देखिए, इस तरफ मिथाइल ग्रुप, इस तरफ इथाइल ग्रुप, ऊपर अल्कोहल, नीचे हाइड्रोजन हो जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली ये है कायरल, ठीक करके रखिए इसको। आगे आते हैं, इस वाले कार्बन को देखिए, इस तरफ भी कार्बन है, इस तरफ भी कार्बन है, यानी कि मिथाइल ग्रुप इस तरफ भी मिल जाएगा, मिथाइल ग्रुप इस तरफ भी मिल जाएगा, तो डेफिनेटली ये तो नहीं होने वाला। इस वाले कार्बन की बात करें तो जनाब यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी कोई भी कायरल नहीं होने वाला। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक कायरल है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको 1 लिखना था, राइट। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने बाद में रिकॉर्ड किया है, इसलिए आपको थोड़ा सा चेहरे पर निखार नजर आ सकता है। निखार नजर आया है या कुछ और नजर आया है वो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी इस क्वेश्चन पर ध्यान आपका होना चाहिए, हमारी शकल पर नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 आपने सॉल्व किया। आगे आते हैं, यस जनाब ये रही आपकी आंसर की। 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे जून शिफ्ट में, राइट। तो डेफिनेटली GOC बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है, राइट। चलिए, और क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, सब कुछ कराया गया है स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, चैप्टर वाइज। आपको इधर उधर भटकने की कहीं भी जरूरत है ही नहीं, राइट। बहुत ही कम टाइम में सब कुछ कराया गया है। तो डेफिनेटली हमारे चैनल को विजिट करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना हो। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।